से आप सभी, स्वागत है आपका एसे के इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एसे के बारे में, निबंध के बारे में। एसे कैसे लिखते हैं, एसे क्यों पूछा जाता है, एसे के अप्रोच में आईएएस हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार में क्या अंतर है, और खासकर बिहार में जो रीजनल एसे आते हैं उनको हमें कैसे लिखना होता है। और सबसे बड़ी बात, एक एसे के पेपर से एक आईएएस का या पीसीएस का जजमेंट कैसे होता है। तो इसी मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ होमवर्क किया है ताकि लिखने की समस्या ना रहे। एसे राइटिंग का जो क्लासिफिकेशन है, खासकर बीपीएससी में, वो 3 तरह के हैं, सभी लोग जानते हैं। एक सोशल, कल्चरल और फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एंगल रहता है। दूसरा जो पार्ट रहता है, सेक्शन बी, वो रहता है प्रेजेंट इंडिया का सिचुएशन, मतलब वर्तमान भारत किस प्रकार के दौर से गुजर रहा है। जैसे इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेके, ग्लोबलाइजेशन से लेके जो भी सेंसिटिव या करंट इशू रहते हैं वो रहेंगे। और तीसरा है आपका रीजनल एसे या बिहार विशेष से जुड़ा हुआ निबंध। एक चीज पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं है, रीजनल एसे भी 3 तरह के होते हैं। एक है उसमें मगधी, एक दूसरा है मैथिली और तीसरा है भोजपुरी। आगे हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है आप बिहार के किस ग्रामीण अंचल या शहरी क्षेत्र से रिलेटेड हैं, 3 एसे में कोई एक एसे ऐसा होगा जो आपके क्षेत्र में बोला जाता है। इसका रिसोर्स क्या होगा, तो बिहार बोर्ड की जो भी किताब है जनरल हिंदी की, उसमें ये चीजें मेंशन दी हैं। हालांकि उसमें 1000 से ज्यादा छोटे बड़े चीजें हैं, उनको पढ़ना संभव नहीं है। फिर भी हम लोग कुछ मेजर इश्यूज हैं जिनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात करते हैं बिहार स्पेशल एसे की। प्रश्न क्यों पूछ रहा है बीपीएससी? क्या बीपीएससी को कैंडिडेट से बिहार की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी चाहिए? वो तो ट्रेनिंग में भी दे देते हैं, और वो तो बिहार एक परिचय जैसी किताबों के माध्यम से जांच भी लेते हैं। क्या बिहार की ग्रामीण संस्कृति को बताने का इरादा है बीपीएससी को? वो भी ट्रेनिंग में बता देते हैं। क्या बिहार की मिट्टी की खुशबू चाहिए? ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जिसको बिहार की मिट्टी की पूरी जानकारी हो, खुशबू की जानकारी हो। मिट्टी का मतलब ओवरऑल कल्चर। क्या सिर्फ आयोग को बिहार बेस्ड स्टूडेंट ही लेने हैं? सच्चाई जानते हैं क्या है? बाहर के स्टेट के बच्चे बिहार में आकर के इतना सक्सेस या सफल हो रहे हैं, जिससे बीपीएससी के ऊपर एक नई समस्या आ गई है। मैं आपको बता रहा हूं, पीसीएसजे का रिजल्ट उठाइए, मोर देन 80% स्टूडेंट नॉन बिहारी या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से हैं। ठीक उसी तरह बीपीएससी के जरा टॉप रैंकों को देखिए, कोई महाराष्ट्र है, कोई राजस्थान से है, कोई केरल से है। यही कारण है कि बीपीएससी ने रीजनल एसेस को शामिल किया है, जिससे अदर स्टेट का हस्तक्षेप, घुसपैठ, प्रभाव, वर्चस्व, सफलता दर थोड़ा कम हो। सच्चाई यही है, बट हम इस बात को स्वीकारेंगे नहीं। हम यही कहेंगे कि बीपीएससी इसलिए पूछ रहा है कि बिहार की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी आपको है या नहीं। मतलब ऊपर वाली ये 2 स्टेटमेंट ही सही है, सच्चाई मैंने बता दी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। राजस्थान वाले भी यही करते हैं और लगभग हर स्टेट वाले ये कर रहे हैं, तो बीपीएससी क्यों ना करे। तीसरा जो मुद्दा आता है, निबंध। ये आप हैं, एसे की आवश्यकता क्या है, मतलब एसे की नीड क्या है और एसे का इंपॉर्टेंस क्या है। एसे ये आप हैं, एसे आपके राइटिंग स्किल का डायरेक्शन चेक करता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बहुत पहले 3 साल पहले मैंने लिखी, मेंस आंसर राइटिंग में ये बातें लिखी थी। ये सारी मैगजीन्स में छप चुकी हैं। ऐसे आपकी राइटिंग स्किल को चेक करता है, ऐसे आपकी थिंकिंग को चेक करता है कि आप सकारात्मक हैं या नकारात्मक, अर्थात किसी भी इश्यूज के ऊपर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऐसे आपके अंडरस्टैंडिंग या समझ को चेक करता है, आपके डेप्थ को देखता है, आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखता है, मतलब आपकी विषय की गहराई की जानकारी है, और गहराई से जानने के बाद भी उस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर आपका अपनी सोच समझ या व्यवहारिकता क्या है। आगे चर्चा करेंगे, जैसे जाति राजनीति, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका, सरकार के संबंध, केंद्र राज्य संबंध वगैरह वगैरह। इससे आपके रुझान को चेक करता है कि आप भाजपाई हैं या कांग्रेसाई हैं। इट मींस, आज से एक शब्द सीख लीजिए, एनडीए गवर्नमेंट या एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस।
और आप आईएएस और पीसीएस बनने के लायक हैं कि नहीं, या आप राजनीतिक व्यक्ति हैं या आप एक प्रशासनिक व्यक्ति हैं। इट मींस ऐसे ही वो माध्यम है, मीडियम है, जिससे चेक होता है कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पर्सन की है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ऐसे से ही चेक होती है, ऐसे से आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चेक होता है। मैंने यहां पे एक इमोजी बनाया है मुस्कुराते हुए, मतलब अगर आपसे कोई पूछे मिस्टर नाथ व्हाट यू थिंक अबाउट जन स्वराज पार्टी, तो आप कुछ भी स्टेटमेंट देने के पहले मुस्कुराइए, ब्यूरोक्रेट की तरह। पहले भी राजनीतिक दल बने हैं, अभी भी राजनीतिक दल बन रहे हैं, आगे भी राजनीतिक दल बन रहे हैं। हो सकता है यह एक बिहार के नए केजरीवाल भी हो जाए, हो सकता है यह बिहार के नए जयप्रकाश नारायण भी बन जाए। तो अभी भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप कह नहीं सकते। तो इस प्रकार के किसी भी प्रश्न के ऊपर पहले तो आपको मुस्कुराना है, ब्यूरोक्रेट्स की तरह कोई स्टेटमेंट नहीं देना है और संभावनाएं व्यक्त करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आप इमोशनली हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं तो कुछ और लिखेंगे, भाजपाई हैं तो कुछ और लिखेंगे, एलजीपी वाले हैं तो कुछ और लिखें, हम पार्टी के हैं तो कुछ और लिखेंगे। आपको इन सबसे ऊपर उठना है और यही है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कि आपके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत है या नहीं, यह ध्यान रखिएगा। इसी कारणवश आईएएस और पीसीएस के हर एग्जाम में ऐसे कंपलसरी है। बीपीएससी में नहीं था लेकिन 2 सालों से आ रहा है, या नए सिलेबस की तरह कर देगा। तो यह ध्यान रखिएगा, यह ऐसे ही है जो चेक करेगा कि आपके अंदर आईएएस या पीसीएस बनने की क्वालिटी है या नहीं। आप सारे प्रश्नों को रट सकते हैं, मेंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ऐसे आपको सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कम से कम 15 ऐसे आप लिखेंगे तब जाके आपके परफेक्शन में आएगी। और यही बातें मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखी है और यही बातें मैंने अपने बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग अप्रोच में लिखी है। आगे इसकी चर्चा करेंगे आगे। फिर देखते हैं ऐसे लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको अपनी वर्ड लिमिट बतानी है, जाननी है। आईएएस दे रहे हैं तो 1200 शब्द है, 1200 वर्ड है। पीसीएस दे रहे हैं तो 750 वर्ड है। यूपी पीसीएस और बीपीएससी का लमसम एक ही वर्ड लिमिट है। अब ऐसे कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे में कहां एग्जाम्पल देना है, कहां स्टेटमेंट्स देने हैं, कहां डायलॉग्स देने हैं, कहां शायरी लिखनी है, कहां कविता लिखनी है। देखिए ये जो एंगल है ना, इसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। राजस्थान कैडर के एक टॉपर थे आईएएस अधिकारी, उन्होंने ऐसे की किताब लिखी और उस ऐसे की किताब में 27 से भी ज्यादा आईएएस अधिकारियों के नाम दिए। मैंने जब ऐसे की किताब उठाई तो लगभग जितने ऐसे थे सब एक स्टाइल में लिखे थे, शेरो शायरी वाले। परिणाम क्या हुआ, एक साल किताब खूब चर्चे में आई, अगले साल वो किताब मार्केट से आउट हुई। क्यों? क्योंकि हर किताब में, हर ऐसे में शेरो शायरी। भैया शेरो शायरी नहीं होता, आप किसी पत्रिका में नहीं लिख रहे हैं, आप किसी मैगजीन में नहीं लिख रहे हैं, आप भारत के सबसे बेस्ट या टफ एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात आईएएस की हो, बात पीसीएस या बीपीएससी की हो, तो आपके आंसर से एक ब्यूरोक्रेट्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पहचान कैसे होगी? शेरो शायरी से। उन्होंने ये कहा, अरे ठीक है, एक आध एग्जाम्पल दे दिए तो ठीक है। तो इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जितने सक्सेस कैंडिडेट लोग होते हैं इतनी बकैती करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि मैंने ये किया वो किया, कि इस पे कहना मुश्किल है। आपका ऐसे व्यवहारिक होना चाहिए। एग्जाम्पल किसी बेहतरीन राइटर का, फेमस कवि का, विलियम शेक्सपियर दीजिए, कबीरदास का दीजिए, फणीश्वर नाथ रेणु का दीजिए, भिखारी ठाकुर का दीजिए, कोई फेमस पर्सनालिटी। शेरो शायरी मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि लिखिए। गालिब का एक शेर है, पता नहीं क्या कैसे। फिर उसके बाद आपको तीसरे स्टेप में वर्ड मैनेजमेंट के बारे में बात करना है। मतलब आपको इंट्रो कितना लिखना है, कंक्लूजन, ये हमेशा डिसाइड रखिएगा कि 50 से 75 शब्द के बीच में आपका इंट्रो हो और कंक्लूजन हो। उसके बीच के पार्ट रहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, उसमें भी 100 से 125 शब्द हो, आगे हम चर्चा करेंगे। और जो आपका ऐसे का प्रेजेंटेशन है, इसमें लगभग अगर 750 शब्द है तो उस 750 शब्दों में आपके पास ये ऐसे ही कागज आएगा या आंसर शीट आएगा, जो आप देख रहे हैं बीपीएससी लिखा हुआ। उस आंसर शीट में इंट्रो, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस और कंक्लूजन। कहने का मतलब है अगर 1200 शब्दों में आता है तो एनालिसिस पार्ट बढ़ जाएगा, इंट्रो और कंक्लूजन एक जैसे रहेंगे, और फिर पहले इंट्रो देंगे, फिर उस इंट्रो के अनुसार एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसकी एनालिसिस करेंगे। कैसे? अब आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये 4 चीजें हैं
जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी दे रहे हैं तो 750 शब्दों का फ्रेम दिमाग में दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं तो 1200। फिर ऐसे कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता है। ऐसे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसमें से आप जो चाहें चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप कविता लिखिए या कोई एग्जाम्पल दीजिए या स्टेटमेंट दीजिए। डायलॉग्स और शायरी के मैं पक्ष में नहीं रहता, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं पक्ष में नहीं रहता क्योंकि उसका इंप्रेशन थोड़ा सा, अब एक टेबल पे आप बैठे हैं, कहीं एसडीएम है और आप शेरो शायरी करने लगे तो आपकी इमेज क्या होगी। बट वहीं पर आप विलियम शेक्सपियर या फणीश्वरनाथ रेणु का कोट करते हैं तो आपकी इमेज क्या होगी, खुद ही सोच लीजिए। कहीं आप सीएम के साथ बैठे हैं, मीटिंग हो रही है और आप कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू नीति कमीशन, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेहरू, अकॉर्डिंग टू गांधी, और वहीं आप कहते हैं नीतीश कुमार जी गालिब ने फरमाया है, क्या इमेज होगी, खुद सोचिए और इसका डिसीजन आप खुद लीजिए। तो ये 4 मेन चीजें हैं जिसके बारे में सोचना है। अब आते हैं ऐसे में। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले पूछते हैं कि सर मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है, सर इसको हम लोग कैसे लिखे। सब कुछ खैनी दुगो भोजा ना चबैनी, अपना हाथ जगरनाथ, बाप के नाम साग खान, बेटा का नाम परवर खान, मन कठौती में मन चंगा तो कठौती में बहे गंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पोखरा में मछली, नौनो कुटिया बखरा, ऐसे दर्जनों लेख होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ये आगे भी आएंगे आपको ऐसे में एक्सप्लेनेशन करने में। जैसे लिखते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी, तो उसको आप व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, एक बिहारी 100 पे भारी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एक बिहारी 100 पे भारी, और फिर उसको एक्सप्लेन करिए। कहने का मतलब है इंग्लिश के ऐसे में भी बिहार की कहावतें, मुहावरे, लोक संस्कृति के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके ऐसे में शामिल होना चाहिए। अब लोक संस्कृति के शब्दों को व्हाट्सएप के लैंग्वेज में लिख दीजिए। कैसे, मैं आगे दिखाता हूं। आगे देखिए, बिहार स्पेशल ऐसे मुद्दा आता है लिखना कैसे है। सबसे पहले इंट्रो का पार्ट, इसमें आप जो भी स्टेटमेंट देता है, देखिए ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क किसी भी रीजनल एसे में सेम होगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन बदलते जाएगा, बट ये फ्रेमवर्क माइंडसेट यही रहेगा। कैसे, जो भी स्टेटमेंट आता है उसकी मीनिंग क्या है सबसे पहले आप ये बताएंगे। जैसे मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है, या पोखरा में मछली, नौनो कुटिया बखरा, या धर्म के बिना विज्ञान आन्हर बा और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा बा, ऐसे करके ये मैथिली की कहावत है। वो स्टेटमेंट आपके लाइफ, आपकी सोसाइटी से कैसे कनेक्ट है, ये है आपका इंट्रो का पार्ट। कोई भी आएगा तो ये 2 लाइन में आपको इंट्रो एक्सप्लेन करना है। फिर आप उसके नीचे जाएंगे, मतलब अगले पैरा पे एक्सप्लेनेशन देंगे। पहला कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है वगैरह, वो हमारे लाइफ से कैसे है और वो हमारे सोसाइटी से कैसे। ध्यान रखिएगा, पहले आपको लाइफ से जोड़ना है, फिर आपके सोसाइटी से। आप चाहें तो पहले सोसाइटी और लाइफ, क्योंकि हम हैं तब हमसे समाज है, समाज से हम नहीं है। हमारे जैसे हजारों लोग हैं जिनसे समाज बनता है। तो सबसे पहले परिवार, परिवार से लेकर व्यक्ति, व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है आपका मोहल्ला, कई सारे परिवार, फिर उसके बाद समाज, कई सारे समाजों को मिलकर के एक राज्य, और कई राज्यों को मिला के देश, और कई देशों को मिला करके महादेश वगैरह वगैरह। तो सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है पर्सन, लाइफ। तो लाइफ और फिर सोसाइटी। उसके बाद आप फिर तीसरे एनालिसिस में जाएंगे कि हमारे लाइफ और उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स कैसे जुड़े हैं, उसके एग्जाम्पल देने हैं। मतलब मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा है, आगे हम आपको बताएंगे कैसे जुड़ा है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यही चीजें लिखनी है। फिर इसका जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक्सप्लेन करना है। ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां आपकी थिंकिंग, जहां आपका अप्रोच, जहां आपकी एनालिसिस सारी सुनी जाएगी या एग्जामिनर देखेगा या पढ़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा जो एनालिसिस का पार्ट होगा, कुछ आप अन्य एग्जाम्पल देंगे, अन्य उदाहरण में, मतलब कंट्री से, सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, साइंस से, फॉरेन पॉलिसी से। जैसे मूस मुटई लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, आमतौर पर इस स्टेटमेंट का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो मौका परस्त होते हैं, जो मूस या चूहे या रैट की तरह सिर्फ खाना इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े रहते हैं।
चूहे की एक प्रवृत्ति होती है खाना इकट्ठा करना, खा खा के मोटा हो जाता है। भले ही मोटा हो जाए लेकिन उसका रिलेवेंट हॉर्स या हाथी की तरह या घोड़े की तरह, मतलब एलिफेंट और हॉर्स की तरह नहीं है। ना वो युद्ध में भाग ले सकता है, ना वो तेज दौड़ सकता है। तो ये इंसान को एनिमल से कंपेयर करना। अब इसको आप पॉलिटिक्स से भी जोड़िए। अधिकांश दल बदल वाले जितने कैंडिडेट होते हैं उनकी मनसा राष्ट्र सेवा नहीं होती है, वो मूस मुटैये लोढ़ा हुई, ना हाथी ना घोड़ा हुई। हो गया। अधिकांश जो सेल कंपनियां होती हैं, फर्जी कंपनियां, उनसे जुड़िए। फिर उसके बाद विज्ञान से ऊपर जुड़िए कि आजकल विज्ञान के नाम पर ऐसे उत्पाद आ गए हैं जो इंसान को मूस की तरह लोढ़ा बना रहे हैं, आराम पसंद बना रहे हैं। अब आप देखिए दिन पर दिन सुख सुविधा के सामान बढ़ते जा रहे हैं और इंसान पहले से ज्यादा आलसी, कमजोर, बेबस, लाचार और बीमार हो रहा है। ऐसे कई सारी बातें हैं। विदेश नीति के बारे में कई सारे ऐसे देश हैं छोटे मोटे जो मूस की स्थिति की तरह हैं, जो खा करके पड़े रहते हैं और बेवजह का हल्ला भी मचाते रहते हैं। पाकिस्तान की गणना कुछ इसी में है। वो अपने भौगोलिक या ज्योग्राफिकल स्टेटस की तरह इंपॉर्टेंट होने के कारण बेनिफिट उठाता है, भारत से भी, चीन से भी, पाकिस्तान रशिया से भी और अमेरिका से भी। ये आपकी क्रिएटिविटी है। मैंने तो दर्जनों उदाहरण दे दिए कि आप उस चीज को कैसे जोड़ते हैं। आप इसी में से किसी से भी एक या दो एंगल को आप इसमें शामिल करके इसमें जोड़ सकते हैं और फिर वही लिखे जो समझा जाए। कई सारे बच्चे ना फिलोसॉफिकल लिख देते हैं। मैं ऐसे की कॉपी चेक करता हूं, राजेंद्र नगर में कल एक बच्चा आया और उसने लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख दिया जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। बाद में मैंने पूछा फिलॉसफी है ऑप्शनल, तो बोला हाँ सर। कैसे पता? तो तुम्हारा ऐसे बता रहा है। कैसे समझ में आया? क्योंकि तुम जो लिख रहे हो खुद नहीं समझ पा रहा हूं मैं। इसका मतलब जब तुम लिख रहे हो तो तुमको खुद नहीं पता कि तुम क्या लिख रहे हो। तो ये जो ऐसे के कुछ कई सारे सॉल्यूशन हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए हैं या कुछ तथाकथित महानुभाव लोग इसको लिख देते हैं, नहीं, आपका ऐसे वैसा होना चाहिए, सहज और साधारण शब्दों में एकदम क्लियर होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उम्मीद परक होनी चाहिए और फ्यूचर को देख करके होना चाहिए। कई लोग निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं जो हमेशा निगेटिव लिखते हैं, जैसे जाति और राजनीति। न जाति खत्म होगी न राजनीति से जाति जाएगी, बट आपको हमेशा लिखना होगा कि एक वक्त आएगा जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का इंपैक्ट कम होगा, सोसाइटी में भेदभाव छुआछूत नहीं रहेगा, सारे लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके सहज रह सके। ये न अब होने वाला है न अगले 100 साल में, बट आपको लिखना यही है। मैंने इस किताब में यही लिखा है कि ऐसे में कई बार आपको झूठ बोलना पड़ता है, कई बार आपको गलत लिखना होता है, कई बार आपको गलत तरीके से बातें प्रेजेंट करनी होती है। यही एक ब्यूरोक्रेट की पहचान है। आप डीएम बनेंगे या एसडीएम बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा यस मैं सब कुछ कर लूंगा, यस मैं सारा डेवलपमेंट का काम कर लूंगा। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप बोले। अगर आप ये कह देंगे कि मैं कैसे करूंगा, यहां तो क्रिमिनलों का गढ़ है वगैरह वगैरह, उसी दिन आप ब्यूरोक्रेट नहीं रहेंगे, आप एक बेहतरीन पत्रकार या विपक्ष के नेता बन सकते हैं। आइए बिहार स्पेशल निबंध के बारे में कुछ बात करते हैं। धोबिया की कुकुर न घर के न घाट के 2024 में है, मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बट ये लैंग्वेज को देखिए, ये लैंग्वेज कौन सा है? ये बिहार के 3 स्पेशल मगधी, मैथिली और भोजपुरी में से एक है। फिर आगू नाय न पांचू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। अक्सर कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि हमरा आगे कौन है, ना हमरा आगे नाग ना पीछे पछिया, मैं अकेले हूं, मनमौजी हूं, मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अन्ना हजारे के आंदोलन में यही बात कही गई थी कि अन्ना हजारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनके आगे ना है न पीछे पगा, मतलब उनका कोई वंश नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो संत प्रवृत्ति के हैं वगैरह वगैरह। तीसरा देखिए, पानी में मछरिया नौनो कुटिया बखरा। पिछले साल हम लोगों ने भी अपने गांव में एक प्रोजेक्ट शुरू किया वृक्षारोपण का, और हम लोग बैठ के कर रहे थे कि यहाँ से इतना आम निकलेगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तुरंत मेरे दादाजी पीछे बैठे थे, उन्होंने बोला वाह बेटा, पानी में मछरिया नौनो कुटिया बखरा। मतलब अभी मछली पानी में गई नहीं और आप लोग उसके बड़े होने और बड़े होने के बाद उसको पका के खाने के लिए अभी से ही 9 टुकड़ा बांट करके प्लान कर रहे हैं। तो ये है कि जब भी कोई काम कर रहे हैं, उस काम के बिना सक्सेस हुए आप उसके फल की चिंता कर रहे हैं। एक कहावत सुनी होगी, आलसी का स्वप्न, कि चना टंगा हुआ है, आलसी सोच रहा है
कि अकाल पड़ गया, मैं चना बेच के करोड़पति हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, वही चीजें हैं। फिर मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, 2023 में आया। और एक मैं बता रहा हूं, जैसे एक बिहारी सब पे भारी, एक फेमस एग्जाम्पल है। ये सारे रीजनल ऐसे जुड़े हुए हैं, आपके मैथिली से, आपके भोजपुरी से, आपके मगधी से। इन तीन में से कोई एक आपके क्षेत्र में बोला जाता होगा, बट जो महाराष्ट्र से हैं वो बेचारे नहीं समझ पाएंगे। तो एक समथिंग गौड़ा जी जो टॉप की थी, बिहार में सेलेक्ट हुई थी, रिजाइन मार के फिर आईएएस बनी, ये उनको रोकने के लिए किया गया है, या बिहार के बच्चों को बिहार में मौका मिले ये भी किया गया। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अब एक एक ऐसे लेते हैं, मूस मुटैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, इंग्लिश में भी यही है। अब आप सबसे पहले ऐसे लिखने के पहले आप सबसे पहले फ्रेमवर्क करेंगे, पीछे आप उसमें फॉर्मेट बनाएंगे कि मुझे क्या लिखना है। आप अपने वर्ड पावर मैनेजमेंट भी करेंगे और फ्रेमवर्क करेंगे, फिर इसको कट कर देंगे। ये काम जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे की कॉपी चेक करने वाले जितने भी टीचर हैं या एग्जामिनर हैं, वो कॉपी पलट के देखते हैं कि बच्चे ने होमवर्क किया है कि नहीं। अगर आपने ये होमवर्क किया और इसको धीरे से कट कर दिया तो एग्जामिनर से आपने 2% नंबर ले लिया, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि इसने सिर्फ ऐसे जाके बकैती कर दी है या लिख दिया है या फिर इसकी पूरी प्लानिंग की है। तो ये काम करिए, फिर कट दीजिए पीछे के पेज में। फिर इधर आइए इंट्रो। अब इसको कैसे इंट्रो से जोड़ना है, आप इससे जोड़िए कि यह ह्यूमन लाइफ से कैसे जुड़ा है। ये पर्सन के आइडेंटिफाई करने का एक स्टेटमेंट है, अर्थात मानव जीवन से जुड़ा व्यक्तित्व की पहचान करने वाला संबोधन। अब इसी को एक्सप्लेन करिए। फिर मनुष्य, अब इसी मनुष्य और जीवन और पशु का क्या है। मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब आप बताइए कि मानव जीवन या ह्यूमन लाइफ और एनिमल बिहेवियर को जोड़ करके डेली लाइफ में हमें बताया जाता है कि देखो वो तुम्हारे पड़ोसी हैं, ये सियार हैं, ये कुकुर हैं, इनकी आवाज कोयल की तरह है। जैसे हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे, तो हमारे पड़ोस वाले कहते थे, देखा था वो उनका, इन काटत है न भौंकत है, ये सिर्फ डसत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लैंग्वेज है जो बिहार में भी बोला जाता है, मतलब उनकी तुलना सर्प से की जाती है। तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सियार, कुकुर, कोयला, सर्प, खरगोश, चूहा, इन सबसे कंपेयर किया जाता है और बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब बताते हैं। फिर वही मूस मुटैया लोढ़ा हुई है। मूस की प्रवृत्ति क्या होती है, मूस का स्वभाव, प्रवृत्ति, स्थान, मूसक और मनुष्य। मतलब मूस की प्रवृत्ति होती है सिर्फ भोजन संग्रह करना, मूस की प्रवृत्ति होती है अपने लिए, खाद्य पदार्थ के लिए कोई भी सामान को नष्ट करना। और कुछ लोग मूस की तरह होते हैं जो कि हमेशा इसी प्रवृत्ति में लगे होते हैं। फिर इसके बाद तीसरा यही एक्सप्लेन करना है और फिर चौथा कंक्लूड करना है। कहने का मतलब है कि मूस को इंसान के साथ जोड़ करके इंसान के पूरी व्यक्तित्व को सोसाइटी के अनुरूप आपको एक्सप्लेन करते रहना है, इसमें भी और कंक्लूड कर देना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, मानव जीवन और पशु, यहां पे मान लीजिए ये तीसरे फ्रेम में है। जो मनुष्य मूसक है या मनुष्य की प्रवृत्ति मूसक है, यह तब पता लगता है, इसी को एक्सप्लेन करते जाइए। मूसक की तरह से धन या खाद्य संग्राहक है या फिर सोच, मतलब वो मनुष्य मतलबी है, स्वार्थी है, लालची है। वो मूस की तरह खा खा के मोटा हो जाता है और सिलबट्टा में सिर्फ लोढ़ा बोलते हैं, सिलवट और लोढ़ा मसाला पीसने के काम आता है, वो किसी काम का नहीं है। यह कथन अयोग्य व्यक्ति की पहचान है जो बताता है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो बेकार है, वो समाज पे बोझ है। अब ये एनालिसिस जो अभी मैंने आपको बताया है कि ये तीसरे में जो आपको करना है ना, यहां से वो तीसरे वाले लाइन में यही पॉइंट आपको डालने हैं। फिर इसके बाद कई प्रकार के संबोधन का प्रयोग होते देखा जा सकता है। जैसे एक प्रसिद्ध हिंद फिल्मी का कहावत है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यह कथन भी इसी, अब देखिए पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मूस मुटैया डैश 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 लोढ़ा हुई है करके कर दीजिए। कहने का मतलब है अब आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कोई फिल्में डायलॉग से भी जोड़ सकते हैं, तो एक मशहूर हिंदी फिल्म में डायलॉग है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इस कथन का भी संबंध माना जाता है मूस मुटैया लोढ़ा हुई से। आगे कोई और कंटेम्पररी एग्जाम्पल है तो देखिए, बिहार विधानसभा में भी एक अधिवेशन में
इस कथन से जुड़ा संबोधन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयोग करते देखा जा सकता है, जब उन्होंने एक दल बदल कर रहे जनप्रतिनिधि को व्यर्थ के दावे कर रहे थे, उनको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा आप कोट एंड कोट कर सकते हैं। ये जो बैठे हैं ना, बहुते बोल रहे हैं, इनकी स्थिति उस मूस की तरह है जो कुछो कर ले, कितनो मोटा ले, लोढ़े रहेगा। ये सीएम साहब नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है, मैंने उठा के डाल दिया। अब वास्तव में इस मुहावरे का प्रयोग उस प्रतिनिधि की अयोग्यता संबंधी स्थिति से जुड़ा था जिसे मुख्यमंत्री कहना चाहते थे। यह कथन दल बदल करने वाले उन सभी प्रतिनिधियों पर लागू होता है जो स्वार्थवश राजनीति में पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। अब आप इस तरह का कोई एग्जाम्पल आप अपने एसे में इंक्लूड कर सकते हैं। अब निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखेंगे निष्कर्ष? हालांकि इसका पीडीएफ उत्तर भी है, मैं एक एक पूरा आपको दिखाता हूं। कोई भी आप एसे लिखते हैं तो मैंने बताया रीजनल एसे में या कोई भी एसे में पॉजिटिव होना चाहिए। क्या लिखेंगे एसे में? कंक्लूजन देखिए, कथन का संबंध ह्यूमन क्वालिटी को इंपैक्ट करता है या प्रदर्शित करता है या ह्यूमन बिहेवियर से है। जो मनुष्य हमारे बीच रहते हैं, मतलब एक सोसाइटी में हमारे बीच में जो भी पर्सन रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी को यह इंडिकेट करता है। समाज में इस प्रवृत्ति के मनुष्यों से हमें बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। का मतलब हमारे लिए क्या यूटिलिटी है? तो सोसाइटी में ऐसे पर्सन बहुत से होते हैं, हमें उनसे मोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य हमें या हमारे समाज के लिए अनुपयुक्त हैं, मतलब इस तरह के जो पर्सन हैं हमारे लिए यूजलेस हैं। कथन यह भी बताता है कि आप भी मानव समाज पशुओं के अंदर पाए जाने वाले उन गुणों की तरह ही हैं जिसकी चर्चा पंचतंत्र अथवा हितोपदेश जैसे पुस्तकें करती हैं, और इन्हीं कथनों या नैतिक शिक्षा से हमारे बिहार समाज, ये शब्द हमेशा प्रयोग करिएगा, बिहार समाज, बिहारी समाज नहीं, बिहारी एक नेगेटिव वर्ड हो गया, बिहार समाज के बड़े बुजुर्ग हमें देते हैं। कहने का मतलब है यह कथन, यह स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, यह बिहार की सोसाइटी की कल्चर की, लोक संस्कृति की वो झलक है जिसमें पशुओं के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें शिक्षा देते हैं और हमें सचेत करते हैं, हमें एथिकल एजुकेशन देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं कि हमें किस व्यक्ति के साथ जुड़ना है, किस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना है। हो सकता है कि मैं कंक्लूजन लिखूं अभी जैसे मैंने आगे भी लिखा है तो वो अलग हो। कहने का मतलब है इसका कंक्लूजन कोई भी रीजनल एसे हो कुछ ऐसे ही देना है कि हमें क्या सीख मिलती है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, हमारे सोसाइटी के लिए क्या महत्व है, हम इनसे क्या सीख सकते हैं, हम इनसे क्या प्रेरित हो सकते हैं और हम इनका प्रयोग कैसे अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। कोई भी ऐसे हो, कंक्लूजन कुछ इसी तरह का होना चाहिए। अब कितना आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं। आपको ये मिलेगा आंसर शीट, तो 1 2 3 4 एक पेज में अमूमन माना जाता है कि 200 शब्द आ जाएंगे, तो आपका इंट्रो इतना होना चाहिए। 75 वर्ड मैंने घेर रखा है, इतने में इंट्रो होना चाहिए। यहां एनालिसिस ये 200 वर्ड का होना चाहिए, फिर ये एनालिसिस 2, एनालिसिस 3 और फिर कंक्लूजन। कहने का मतलब है एक पन्ना, उसके पीछे 2 पन्ना, 200, 400, 600 और यहां 150 में 750। 45 मिनट में आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे आप ज्यादा लिखेंगे और दूसरा कम लिखेंगे, नहीं। 45 मिनट सफिशियंट है। हालांकि 3 घंटा 15 मिनट मैंने फ्रेमिंग के लिए दे रखा है, उसी में आपको ऐसे कंप्लीट कर देना है। अगर आपने पहले ही टारगेट कर लिया कि हमें इतना इंट्रो और हमें इतना कंक्लूजन देना है, मैक्सिमम बताया 125, 75 से 125 के बीच में, तो यहां इंट्रो एनालिसिस यहां से शुरू होगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा और यहां, और वो जो मैंने अभी लिखा है ये वाला विश्लेषण, प्रसंग, व्याख्या, विश्लेषण, अभी जो मैंने आपको बताया है कि कोई भी एग्जांपल देके एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो ये है। एक और भी है इसी से जुड़ा हुआ। हमेशा अपने एसे में बिहार की सोसाइटी का स्टेटमेंट डालें। हमेशा अपने एसे राइटिंग में जो भी लिटरेचर है उसका एग्जाम्पल दिए।
हमेशा कुछ कहावतें और मुहावरे को डालें और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। फूहड़, अश्लील, भोजपुरी गाने और व्यंग न लिखें। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे 1 महीना पहले पीटी के पहले लिख करके दिया कि हिंदी फिल्मों से बिहार के समाज की बारे में पता लगता है। हिंदी फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है, देवरा बड़ा सतावेला, उससे देवर और भाभी के रिश्ते भी सामने आए हैं। मैंने पढ़ के मन हुआ तो एक तो कॉपी फाड़े और बुला के उसको 2 लपड़ लगाए कि तू जा, तू वही निरहुआ के गाने सुन और पवन सिंह खेसारी पे डांस कर, तू एसडीएम बनने लायक नहीं है। बट फिर मुझे दया आई कि इस बच्चे का क्या दोष है। ये बच्चा बिहार के उस पिछड़े इलाके से आया है जहां दिन रात खेसारी या पवन सिंह कल्चर हावी है, तो ये जो देख रहा है वही तो लिख रहा है। फिर बाद में जब मैंने उसको ये बातें समझाई तो उसके तुरंत समझ में आ गया कि तुम रिक्शा वाला हो या एसडीएम हो। अब एसडीएम बन के सोचो कि इस तरह के स्टेटमेंट तुम किसी मंच पर दोगे तो क्या लगेगा। बताने के लिए सिर्फ देवरा बड़ा सतावेला उदाहरण बचा है। अरे प्रकाश झा की फिल्में हैं कि बताओ उसमें कि अपहरण फिल्म या गंगा जल फिल्म ने भी बिहार की समाज को या बिहार की प्रशासनिक समस्या को या बिहार के जातिगत और अपराध की राजनीति को सामने रखा। ये भी तो उदाहरण है। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबे नदिया के पार, ये भी तो एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है किसी भी फूहड़, अश्लील, भोजपुरी गाने और व्यंग से आप दूर रहें। जनरल हिंदी की किताब थोड़ा पलट ले, नहीं तो फिर हम उसमें शामिल करेंगे। हमेशा कोशिश करिए कि आपके ऐसे में फणीश्वर तात नेतू, भिखारी ठाकुर, प्रकाश झा भी आए, एक टीवी चैनल है महुआ, ठीक ठाक है। इन लोगों से आप दूर रहिए। नहीं दूर रहेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बनेंगे, जैसे भी हो। तो ये थी कुछ बातें। अब हम बात करते हैं, जैसे इस बार इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर। इनसे कैसे ऐसे आ सकता है, वो बिहार के रीजनल में। तो मैं जब पढ़ रहा था तो देखिए, सोसाइटी सोशल जस्टिस की नीड और इंपॉर्टेंस, सेक्शन A12 सिर्फ ये कर्पूरी ठाकुर से है। फिर उसके बाद ये देखिए, 100 में 90 शोषित बा, शोषित ललकारत बा, धन धरती और राजपाट में 90 बाग हमार बा। ये हालांकि आएगा नहीं, बट ये कर्पूरी ठाकुर का स्टेटमेंट है। ये भी देखिए, लैंग्वेज देखिए इसकी। लेकिन अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। यह भी कर्पूरी ठाकुर का स्टेटमेंट है जो बिहार स्पेशल से जुड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहां जो सोवत है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो इस बार के एसे में या हमेशा इंपॉर्टेंट है रीजनल एसे में, ये कर्पूरी ठाकुर का स्टेटमेंट है। इन्होंने क्यों दिया, कैसे दिया, इस स्टेटमेंट के पीछे सोच क्या थी, इससे बिहार के पॉलिटिक्स में क्या चेंज आया, बिहार के कॉलिब्रेशन गवर्नमेंट में क्या चेंज आया, बिहार के सोशल जस्टिस में क्या चेंज आया, बिहार के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण में चेंज कैसे आया, पिछड़ी जातियों में उभार कैसे आया, उनमें सशक्तिकरण कैसे आया, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्यों विवश किया गया, कैसे बिहार में आरक्षण का मॉडल इंप्लीमेंट हुआ, और कैसे बिहार के आरक्षण के बाद से यह मॉडल पूरे भारत के लिए बना, और कैसे 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, और कैसे बिहार के समाज में सामाजिक न्याय का दौर चल रहा है, और कैसे जातिगत जनगणना हो रही है, और कैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत का आइडियल मानते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके रिजर्वेशन पॉलिसी को राष्ट्रीय स्तर का एक बेहतरीन मॉडल बना, और कैसे उनको भारत रत्न दिया। इतने एंगल हैं, ये बाद में बात करेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं इसका ऐसे कैसे होगा। देखिए, ये भी मैंने लिखा भी है, बट मैं इस तरह की चीजें पढ़ाने के पक्ष में नहीं रहता हूं। कारण क्या है ना कि इसमें वो फीलिंग नहीं आती, बट क्या करें, ऑनलाइन में ये कल्चर है। वही फॉर्मेट, सबसे पहले आप इंट्रो बनाएंगे, ये आपको अपनी कॉपी पर बनाना है। फॉर्मेट, ह्यूमन लाइफ और एनिमल बिहेवियर, एनालिसिस 1, एनालिसिस 2, एनालिसिस 3 और कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में ह्यूमन बिहेवियर, जो भी मैसेज देने वाला इंडिकेशन। अब देखिए, उत्तर में आपको पहले पैरा में क्या लिखना है, जो मैंने आपको बताया ना। लोग कहते हैं कि सर बता दीजिए, अब ये भी बता दीजिए। रटने की कोशिश करिएगा ना तो रटते रहिएगा, लिखने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहला आपका इंट्रो होगा, ये देखिए।
किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विविध स्तर और गहराई को रेखांकित करने वाले विविध कहावतों, संबोधनों, मुहावरों प्रचलन प्रत्येक समाज में होते हैं। इसी संस्कृति के तहत बिहार की ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा एक लोकोक्ति है, मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी न घोड़ा हुई है। ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप यहां सेट कर सकते हैं। ये कट करिए, बाकी सेम रहेगा। किसी भी सोसाइटी में कई तरह के स्टेटमेंट होते हैं जिनका एम्बिशन सोसाइटी में ये पॉजिटिव मैसेज देने का होता है। अब यहां लिख दीजिए, चेंज करिए पैरा। समाज में प्रचलित इस कहावत का अर्थ है कि एक मूस ब्रैकेट में चूहा कितना भी मोटा हो जाए वो लोहे की तरह ही गोल मोल रखता है, परंतु वो हाथी और घोड़े की तरह इंपॉर्टेंट या यूजफुल नहीं हो सकता। यह कहावत बेहद साधारण उदाहरण है जो गंभीर और मानवीय व्यवहार के लिए प्रेरणादायक है। प्रकृति में कई पशु पक्षी होते हैं जिनमें गुणों से भी जाना जाता है। कछुए, खरगोश, कोयल, कौवा, सिंह जैसे पशुओं के माध्यम से ह्यूमन बिहेवियर की प्रवृत्ति बताने की हजारों साल की परंपरा देखी जाती है। पंचतंत्र हितोपदेश के साथ जातक कहानियों का सार यही है। यही तो मैंने लिखा एनालिसिस में दूसरा पार्ट। ठीक उसी तरह बताइए, इन्हीं पशु पक्षियों के क्रम में एक पशु चूहा भी है जिसके कई गुणों से एक गुण सिर्फ अपने भोजन का संग्रह करना है। समाज के लिए घोड़ा हाथी की तरह उसकी यूटिलिटी नहीं होती। एक चूहा कितना भी श्रम कर ले, उसका केंद्र सिर्फ भोजन संग्रह पर रहता है। वह इस भोजन को खाने के बाद मोटा भी हो जाए तो उसकी कोई उपयोगिता हाथी या घोड़े की तरह नहीं होती। चूहा मानव समाज के लिए अनुपयोगी, निरर्थक है। भले ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में या इकोसिस्टम में वह अपनी भूमिका निभाता है, बट मानव पशु मतलब ह्यूमन और एनिमल रिलेशनशिप में उसकी भूमिका यूजलेस है। वास्तव में चूहे से जुड़ी विशेषता की तुलना मानव समाज के उन जीवन से की जाती है जो स्वार्थी, मतलबी, मौकापरस्त श्रेणी के लोग होते हैं। इस संबोधन में सामान्यतः उन लोगों को शामिल किया जाता है जो समाज की उपेक्षा कर सिर्फ चूहे की तरह धन कमाने में लगे रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग, उनकी सोच और समाज में मानव कल्याण के लिए कुछ नहीं होता। वो कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी महत्वपूर्ण हो जाएं, उनको सम्मान नहीं मिलता। उनकी स्थिति सिलबट्टे के लोढ़े की तरह तुच्छ और महत्वहीन होती है। मानव व्यवहार में चूहे की प्रकृति में स्वार्थी, मौकापरस्त लोगों से तुलना करने का यह अनुपम उदाहरण है। समझ में आ रहा है कि आपने लोहे के सिलबट्टे से मसाला पीसने के सिलबट्टे से कैसे की। इस कथन के पीछे सार यही है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति समाज में सम्मानित तभी होता है जब वह अपने कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व की भूमिका निभाते हुए हमें कुछ पॉजिटिव करने को इनिशिएट करे। सृष्टि जगत की बात करें तो मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है कि मनुष्य मानव विवेकशील प्राणी है, संस्कारों से युक्त है, अपनी सोच समझ अंडरस्टैंडिंग से सोसाइटी के प्रति पॉजिटिव रोल प्ले करता है, तभी वो एक आदरणीय श्रेणी में आता है। मगरमच्छ की तरह आंसू बहाना समाज के प्रति सकारात्मक भूमिका अदा नहीं करते, वह आदरणीय श्रेणी में नहीं आते हैं। कछुए की तरह धीमे धीमे चलना, हाथी की तरह मदमस्त चलना जैसी कई प्रवृत्ति समय समय पर ह्यूमन बिहेवियर से साम्य बनाती है, हमें नैतिक शिक्षा देती है। मूस या चूहा का उदाहरण भी हमारे इसी मानवीय गुण से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह नैतिक शिक्षा देता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी सोच में समाज, राष्ट्र, मानवता के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए, तभी वह समाज में सम्मानित हो सकता है। यदि वह सिर्फ मूस की तरह धन संग्रह करने के फिराक में लगा रहा तो वह समृद्ध हो जाएगा, किंतु उसकी स्थिति सिलबट्टे पर लोढ़ा पीसने वाले की तरह रहेगी, वो हाथी या घोड़े की तरह उपयोगी नहीं होगी। कंक्लूड करिए। इस कथन का एक विशेष संदर्भ यह भी है कि अयोग्य पात्र को कितना भी योग्य बना लो, परंतु वह एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। यह संबोधन अक्सर डिंग हाँकने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अपनी क्षमता से अधिक दावे करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में व्यंग्यपूर्वक भी कहा जाता है, जिसका भावार्थ यह है कि एक चूहा कितना भी बड़ा हो, वह हाथी घोड़ा का स्थान नहीं ले सकता। समाज में कई मौके पर इस संबोधन का प्रयोग होते देखा जा सकता है, जो मानवीय गुण सामर्थ्य को दर्शाने वाले व्यंग्यात्मक संबोधन है। यह ग्रामीण संस्कृति के नैतिक शिक्षा देने वाले का
वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान का प्रतीक है। लीजिए, मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया 750 शब्द, इतना ही लिखना है। इसको आप इंग्लिश में लिखिए और जो भी स्टेटमेंट है कोट करके आप उसमें हिंदी के वर्ड भी डाल दीजिए। यही तो है। मैंने वहां कुछ और लिखा था, अब ऐसे और भी ऐसे हैं यहां पे। कहने का मतलब है कि ये जो मैंने आपको बताया है सारी चीजें, पहले तो मैंने सोचा कि पीडीएफ का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं आपको हैंड रिटन ही करके पढ़ाता हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए। हमने बातचीत की ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, रीजनल एसे कैसे लिखते हैं। हमने बात की कि बिहार स्पेशल रीजनल एसे के पीछे क्या थॉट है। फिर हमने बात की कि एसे कैसे आपकी आइडेंटिफिकेशन को जज करने में हेल्पफुल है, कैसे आप एक पॉलिटिकल पर्सन न होके एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति हैं। हम लोगों ने बातचीत की कि कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आप में क्या एग्जाम्पल देना है, कैसे आपको इंट्रो कंक्लूजन करना है और कैसे आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है। फिर हमने बातचीत की कि कैसे लोक संस्कृति की चीजें लिखनी है और इंग्लिश में भी लिखने वाले ऐसे लोग रीजनल चीजों को ऐसे कोट एंड कोट करके लिख सकते हैं। ये फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रीजनल एसे आ रहा है तो आप इसको इस फ्रेमवर्क में शामिल कर सकते हैं, यही फ्रेमवर्क रहेगा। देखिए, कोई भी रीजनल एसे है। फिर कुछ हमने एग्जाम्पल दिया, कुछ एक स्पेशल एसे को निकाला जो बड़ा क्लिष्ट था, इसको लिख के कट कर देना है। फिर इंट्रो कैसे देना है, फिर पॉइंट 1 एनालिसिस, पॉइंट 2 एनालिसिस, फिर पॉइंट 3 और कंक्लूजन। ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। फिर आपको मानव और जीवन और पशु कैसे हैं, एक कोई भी एक पॉइंट निकाला, ऐसे इसको करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर एग्जाम्पल, अब जैसे ये चीजें मैंने यहां बताई वो आपके पीडीएफ के नोट्स में नहीं है, लिखते वक्त बहुत सारी अगली बार बताऊंगा तो कुछ और आ जाएगा। फिर वो सीएम साहब के स्टेटमेंट से जोड़ा और कंक्लूजन भी बताया। ये एक लिखने का तरीका होता है। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में ये देखिए जो मैंने बताया कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अब ये मैथिली है या मगधी है या भोजपुरी है, अब आप सोचिए, बट ये इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट एसेज में से भी है। ये सारी बातें मैंने अपने आंसर राइटिंग में लिखी है। ये देखिए, बिहार से जुड़ी हुई इतनी किताबें हैं, 2 किताबें आ चुकी हैं और बाकी लगभग सारी चीजें प्रेस में है फाइनल दौर में। चूंकि इसका इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, अगले हफ्ते तक शायद आ जाए। बाकी सारी चीजें हैं। इसके अलावा 2 साल मैंने इसके ऊपर काम किया है। जो आप ये किताबें देख रहे हैं, इसके पहले ये सारी चीजें मैंने हैंड रिटन की हैं, तब जाके आज आपको पढ़ा रहा हूं। और भी जगह है, देखिए पढ़ाते बहुत लोग हैं, बट कहाँ इंट्रो करना है, कहाँ एनालिसिस करना है, कहाँ लिखना है, ये कोई नहीं बताता। हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ाया, आपका पूरा क्लास इसी मॉडल पे रहेगा। हर ऐसे इसी से जुड़े रहेंगे, इसी तरह एक्सप्लेन किए रहेंगे। आपको लिखना है, हम उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको फीडबैक देंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको क्या चीजें शामिल करनी है। न मैटर की कमी है, न कंटेंट की कमी है, न पढ़ाने वालों की कमी है। सब लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, किसी के ऊपर कमेंट करना उचित नहीं है। बट हमने जो अभी तक आपसे आधे घंटे में जो भी बातचीत की, उसका लेवल, उसका प्रेजेंटेशन कैसे है, और नॉट आज, पिछले 1-2 चैनल पर और देखिए 40 ऐसे हमने बिहार के रीजनल ऐसे से जोड़ के आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपको कहाँ जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, किस तरह जुड़ना है। आप ये बुक्स को सिर्फ उलट लेंगे तो आपको पता लग जाएगा 150 से भी ज्यादा इसमें एसेस के फॉर्मेट हैं और 30 एसे का इसमें मैटर दिया हुआ है। ये 30 एसे वो एसे हैं जो लगभग सारे एसे को कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद भी कुछ नहीं बच रहा है मुझे बताने के लिए, आगे निर्णय आपको खुद लेना है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।